अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों शुरू करते हैं इमरान खान के इद्दत वाले केस पे। शादी इलीगल हुई है, फलान है, ढुमकान है, इस पे पूरी दुनिया थू थू कर रही है। इमरान खान को इसके ऊपर सज़ा हुई थी, अपील की गई और परसों अदालत ने वो अपील खारिज कर दी कि नहीं, सज़ा कायम रहेगी क्योंकि अदालत अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर नहीं सकती। और ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी आसिम मुनीर इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहता कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। इमरान खान नो डाउट अबाउट इट के इस वक्त पब्लिक की, आवाम की आवाज़ बनी हुई है और इमरान खान ज़ाहिर है इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, तो इसको बाहर निकाल के ये रिस्क नहीं लेना चाहते। अल जज़ीरा ने इस पे ये कहा है कि इस अल जज़ीरा पे इंटरव्यू पे ये कहा है कि हमारा मुल्क एक लाफिंग स्टॉक बन गया है ग्लोबल स्टेज पे और सिविलाइज वर्ल्ड में पाकिस्तान मिसफिट है। पाकिस्तान डार्क एजेस पे चला गया है और यह है कि जस्टिस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक छोटा सा कबाल है जो ज़िंदगियों पे 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों पे कंट्रोल कर रहा है इस वक्त। अजीज़ दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा क्रिकेट की कि इंज़मामुल हक ने आरोप लगाया कि 15वें ओवर में आर्शदीप की जो बॉलिंग है वो रिवर्स स्विंग कर रही थी। एम्पायर्स को नोटिस लेना चाहिए कि बॉल के साथ गड़बड़ हुई है, फलान है, ढुमकान है। ये जिस प्रोग्राम में ये इन दोनों को बुलाया था टीवी पे, उसमें एक तरफ सलीम मलिक थे, एक तरफ इंज़मामुल हक थे। मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता कि ये कॉपीराइट वाली वीडियो है। इसमें सलीम मलिक धड़ल्ले से कहता है कि हमसे ज़्यादा कौन समझेगा कि बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि हमने तो बॉल टेम्परिंग शुरू करवाई है दुनिया में, धड़ल्ले से कह रहा है। और इंज़मामुल हक बॉल टेम्परिंग के ऊपर किसी भी टीम को दुनिया में सिर्फ एक बार सज़ा हुई है, वो इंज़मामुल हक जब कैप्टन था तब हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, और वो मैच इन पाकिस्तान को फॉरफिट करना पड़ा और इंग्लैंड जीता था। तो अजीज़ दोस्तों बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। रोहित शर्मा ने साफ कहा कि इंज़मामुल हक को अपने दिमाग के ढक्कन खोल के सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। जहाँ तक मैच फिक्सिंग और बॉल टेम्परिंग वगैरह की बात करें ना, तो मैं आपके सामने पाकिस्तान की पूरी एक टीम रख देता हूँ जिनको सज़ा हुई है ऑफिशियली। अताउर रहमान लाइफ बैन, सलीम मलिक लाइफ बैन, आमिर 5 साल की सज़ा, आसिफ 7 साल की सज़ा, सलमान बट 10 साल की सज़ा, दानिश कनेरिया लाइफ बैन, शर्जील खान 5 साल, इरफान 6 महीने, नवाज़ 2 महीने, शाहज़ेब हसन का केस चल रहा है, नासिर जमशेद का केस चल रहा है, खालिद लतीफ़ को 5 साल की सज़ा। अज़हरुद्दीन का नाम आता है तो अज़हरुद्दीन के ऊपर लाइफ बैन हट गया था। और इंडिया के खिलाड़ियों को मैच फिक्स करने की, मैच में गड़बड़ करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहती कि आफ्टर ऑल इंडिया के पास बहुत टैलेंट है और बहुत पैसा मिलता है इनको, इसलिए दिल से खेलते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी घटिया हरकतें बहुत करते हैं। ज़रा सुनिए वकार यूनुस क्या कह रहे हैं। तो हम लोग इंडिया टूर पे थे। I still remember, I know the name of the minister, one of their minister, but I won't take the name. But he came to see us and welcome us. And हम लोग सारे बैठे थे तो वो he came, we all stood up, कि जी आए हैं जो वो, and he met everyone. I remember that. And you know उनका पूरा डेलीगेशन था पीछे साथ साथ, तो हम सबको हेलो हेलो हेलो। अब ये आगे शाहिद अफरीदी खड़ा था, जूनियर था तो थोड़ा एंड पे खड़ा था, तो बिकॉज एवरीवन सॉफ्टली यू नो बीइंग द एल्डरली मिनिस्टर, सो बड़े आराम आराम से मिला रहे थे। तो अफरीदी कहता देखना भाई लिटरली उसने उन बुजुर्गों से हाथ मिलाया, बुजुर्गों से हाथ मिलाया जैसे आप मुझसे हाथ मिलाइए, तो उसने हाथ मिलाया तो आप शायद अफरीदी हैं, तो आपने दबाया ना तो उसको the guy literally went just flat. And हार्ट अटैक हो चला था सीने। अब आप बताएं कि एक बूढ़े पॉलिटिशियन का हाथ जोर से दबा के उसको तकलीफ देना, शाहिद अफरीदी, और उस पर ये सब पढ़े लिखे कहलाते हैं।
वकार यूनुस और वसीम अकरम इंटरनेशनल कमेंट्रेटर हैं 20-20 साल से, जब से रिटायर हुए हैं। इससे पहले पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है। दोनों की बीवियां ऑस्ट्रेलियन हैं। दुनिया की समझ रखते हंस रहे हैं इस बात पे, बजाय इसके कि इस पे वसीम अकरम हंसता, ये कहता कि शर्म आनी चाहिए शाहिद आफरीदी को, या वकार यूनुस ये अपने ये सारा जो वाकया बता रहे हैं इसमें कहना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए। ये तो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल नॉर्म्स की भी ये शर्म आने वाली बात है कि पाकिस्तान के लोग ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा एक ध्रुव राठी का अभी एक बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट आया है। इसने कहा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सड़कों और हाईवे के ऊपर पैसा नहीं लगाता, क्योंकि खाली 8% इंडिया के लोग हैं जो कार इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हाईवे वगैरह के बनाने के बजाय मैं साइकिल के रास्ते बनाता, मैं एजुकेशन पे चलाता, कार्स पे थोड़ी पैसा लगाता। और उसने कहा कि साइकिल ट्रैक है ना, वो ज़्यादा सस्ते में बन जाते हैं और माहौल को भी ख़राब नहीं करते, हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज बनाना। तो ध्रुव राठी जैसा बेवकूफ़ इंसान मिलियंस ऑफ व्यूज़ हासिल कर रहा है, इसलिए कि इसके फॉलोअर्स सारे भारत के कांग्रेसी और इस टाइप के जाहिल, सॉरी टू यूज़ वर्ड जाहिल, बाकी जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो जाहिल नहीं होंगे तो और कौन होंगे? जो एक डायनास्टिक पॉलिटिशियंस को, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव जैसे बकवास पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं इससे बेहतर लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता। हाईवेज़, मोटरवेज़, सड़कें, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, कार्गो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 8% लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन भाई साहब ये जो बसें चलती हैं, जो ये सब ट्रांसपोर्ट हैं, फिर कार्गो का मेन कितना ट्रांसपोर्ट होता है, गांव-गांव, शहर-शहर। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जाती हैं तो इन्हीं हाईवेज़ के ज़रिए जाती हैं। साइकिल कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, और साइकिल के ट्रैक को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अमेरिका बेवकूफ़ है, यूरोप बेवकूफ़ है, चाइना बेवकूफ़ है, जो इतने बड़े बड़े हाईवेज़, मोटरवेज़ और ये सब बनाता है। इनकी तरक्की का राज ये है, इनकी तरक्की का राज ये है, ये सड़कें वगैरह तो जब घोड़ा गाड़ियाँ और गधा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ चलती थीं तब भी बनाई जाती थीं। ये जीटी रोड है जो पाकिस्तान में है, वो इंडिया के ज़माने की है ना। ये क्या थी? उस वक्त गाड़ियाँ थोड़ी थी, जीटी रोड बनाई गई थी तो मट्टी की सड़कें होती थीं घोड़ा गाड़ियों के लिए, घोड़ों के लिए। तो ऐसे बेवकूफ़ इंसान को अप्रिसिएशन इंडिया के वही लोग दे सकते हैं जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपना लीडर मानते हैं, जो लल्लू प्रसाद यादव के बच्चों को अपना लीडर मानते हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत ही मैं इनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आदित्य राज कोल ने, उन्होंने यासीन मलिक के बारे में कुछ कहा है। आप सोचिए, यासीन मलिक भी जो जेल में है पिछले 5 साल से, वो एनआईए के हवाला के केस में है जो 2017 में रजिस्टर किया गया था। आप सोचिए, यासीन मलिक ने 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा। और कौन सा ऐसा देश होगा, और ये मेरे को शर्म आती है बोलते हुए, कौन सा देश होगा पूरे विश्व में जिसके आर्मी या एयरफोर्स के लोगों को मारा जाता है, निर्ममता से मारा जाता है, और आप 35 साल से उसका केस मतलब कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। इसमें तो पूरा सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं बुरी तरीके से। घसीट ही नहीं, पीएम तक हाँ मिलते थे। आप सोचिए कि मनमोहन सिंह ने गले मिले यासीन मलिक से, अपने घर में 7 RCR में अब जो LKM बन गया है वहां पर बुलाया और बिरयानी खिलाई उनको। यासीन मलिक ने उन दिनों एक सफरे आजादी की थी क्योंकि उसको पैसा बहुत मिलता था। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यासीन मलिक को जो पैसा मिलता था वो पाकिस्तान से तो मिलता था, हिंदुस्तान से भी मिलता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यासीन मलिक को पैसा देता था और उनको लगता था कि ये हमारे लिए काम करेगा कश्मीर में और हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा। तो ये भी एक स्टडी मोदी सरकार को करना चाहिए कि कौन ऐसे लोग थे इंडियन इंटेलिजेंस में जो यासीन मलिक को पैसा देते थे, जो यासीन मलिक का समर्थन करते थे। यासीन मलिक का किडनी में प्रॉब्लम होता था, हार्ट में प्रॉब्लम होता था, आंख में प्रॉब्लम होता था,
तो दिल्ली में उसको सुविधा मिलती थी, होटल में रुकाया जाता था, सिक्योरिटी दी जाती थी और बाकी चीजें मुहैया करी जाती थी। अमेरिका भी लेके गए यासीन मलिक को। तो ऐसे कौन से लोग थे जो मदद कर रहे थे हिंदुस्तान की सरकार में? इसका क्यों नहीं ऑडिट होता? क्योंकि अगर आपको कश्मीर को बदलना है और एक पॉलिसी रणनीति पूरी तरीके से बदलनी है। और अजीज दोस्तों, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है भारत में जो ख़राब हुआ, वो भारत की उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमज़ोरियां थीं जो पाकिस्तान के हाथ में खेलने दिया। उस वक्त आज जैसी कोई सरकार होती, आज भी तो इन्फिल्ट्रेशन दबा के होने की कोशिश हो रही है ना, रोक लिया जाता है। दूसरा, लोकल कश्मीरी पॉपुलेशंस को मेन स्ट्रीम में लाया गया, इनकी इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखा गया। मैं जो जैन के यूनियन टेरिटरी है वहाँ के यूथ को पॉजिटिव प्रोडक्टिव रास्तों पे लाया गया। वरना अगर आज की सरकार भी वही कांग्रेस वाली पॉलिसियाँ चला रही होती तो आपको अच्छी तरह पता है कि कश्मीर का हाल और ज़्यादा ख़राब होता, भारत का हाल और ज़्यादा ख़राब होता। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, फिर आप एक टेररिस्ट, जो कि आदित्य राज ने बिल्कुल सही कहा कि आपके आर्मी के लोगों को, एयरफोर्स के लोगों को एक टेररिस्ट मारता है, आप उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने घर पे दावत करता है, उसकी अपीजमेंट करता है। उसकी जगह सीधी सीधी जेल में है। 33 साल उसका केस कैसे चल सकता है, जबकि क्लियर शट एंड डाउन का केस है। ये क्लियर केस है कि भाई एक आदमी ने मारा है हज़ारों लोगों को। उसकी पार्टी, यासीन मलिक की पार्टी, भारत में टेररिज्म के सबसे बड़े बड़े वाक़यात करती आई है। अजीज़ दोस्तों, यहीं पे मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँगा कि ये फैसलाबाद के एक साहब क्या कह रहे हैं कि आप खुद देखें कि ये कह रहे हैं कि गुरुद्वारा हमारी लाशों पे बनेगा। गुरुद्वारा सिख हैं ना जो, वो मुसलमानों के रेपिस्ट हैं और कातिल हैं, और हम एक भी गुरुद्वारा सिखों का फैसलाबाद में नहीं बनने देंगे। अगर सिख यहाँ पे गुरुद्वारा बनाएंगे तो हम अल्लाह की मुजाहिद उनका मुकाबला करेंगे, और अगर गुरुद्वारा बनाना है तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए बनाएं, वरना हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, मुझे ईद के तीसरे दिन पता चला कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे डीसीओ फैसलाबाद में गुरुद्वारे की इजाज़त दे दी गई है, जो कि फैसलाबाद के साथ बल्कि मुसलमानों के साथ सर ज्यादती है। क्योंकि जहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाने लगे हैं वहाँ पे करोड़ों का कारोबार है और सैकड़ों लोग जो गरीब लोग हैं रिज़्क़ कमा रहे हैं, और जो 600-700 बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो बेचारे कहाँ से फीस देंगे। पहले से स्कूल अभी भी मौजूद है। इसलिए आज मैंने मशावती इजलास फैसलाबाद के शहर के ताजरों का और बच्चों के वालिदैन का और जो टीचर है उनका और वकला बरादरी है, आज मेरे साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया है। आज मैंने सिर्फ अपने फैसलाबाद की इंतजामिया को, वज़ीर आला को, वज़ीरान को ये सिर्फ रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि बराए मेहरबानी फैसलाबाद के अदाकार करें, हम गुरुद्वारा नहीं बनने देंगे। अगर इन्होंने ताकत का मुजाहरा किया तो फैसलाबाद की जो ताकत है, फैसलाबाद की आवाम की ताकत है, गरीबों की ताकत है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। उससे पहले अल्लाह ताला की ताकत हमारे साथ है, क्योंकि ये वो सिख हैं जिन्होंने पाकिस्तान जब बना था उस वक्त इन्होंने माएँ बहनें और मुसलमानों पर जाती की थी। अब नई जो बाबरी मस्जिद है उस वक्त इन्होंने शहीद करके इन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है। तो हम इनको मंदिर गुरुद्वारा क्यों बनाने दो? बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। हमारी जानों के ऊपर से गुजरगार ये बनाएंगे, वरना हम इनको नहीं बनने देंगे। अब मुझे कोई खालिस्तानी इसका जवाब दे दे। इंडिया में कोई ये बात करता तो इस वक्त अमेरिका की कांग्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट सब बोल रहे होते, सब लिख रहे होते। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। हालांकि ये फैसलाबाद जो कि लाइलपुर होता था, रावलपिंडी, पंजाब पूरा सिखों के गुरुद्वारों से भरा होता था। आज गुरुद्वारे कहाँ गए? कोई इस पे सवाल नहीं करता। भारत में एक इलीगल मस्जिद, बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है तो उस पर आज तक पूरी दुनिया चीख रही है। किसी ने आज तक बताया कि पंजाब में, पाकिस्तान में गुरुद्वारे कहाँ गए? अजीज दोस्तों, बदकिस्मती है ये।
कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पूरे का पूरा एक मीडिया है वो गलत इकोसिस्टम के हाथ में है और वही इकोसिस्टम इन चीज़ों को चला रहा है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।